हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर में कंपैरेटर के बारे में बात कर रहे थे। इन दैट लेक्चर वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग मैकेनिकल टाइप ऑफ कंपैरेटर्स एंड स्पेसिफिकली वी स्टडीड अ डायल गेज। हमने देखा कि डायल गेज कैसे वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और वो कैसे हमें स्टैंडर्ड से कंपेयर करके डिफरेंस देता है। राइट नाउ उस स्टडी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं और एक मैकेनिकल टाइप ऑफ कंपैरेटर नोन एज जोहानसन्स माइक्रोकेटर ना। जोहानसन माइक्रोकेटर जैसे कि आप फिगर देख सकते हो, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ जॉनसन्स माइक्रोकेटर। अगर हम उसके एक एक कंपोनेंट्स की बात करें तो जॉनसन माइक्रोकेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो एक स्ट्रेच स्ट्रिप के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। मान लो हम एक कोई पट्टी ले रहे हैं, एक स्ट्रिप ले रहे हैं और स्ट्रिप को अगर हम वाउंड करते हैं, मतलब कि ऐसे ट्विस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा और उस ट्विस्टेड स्ट्रिप के ऊपर अगर हम एक मेटालिक स्ट्रिप लगा देते हैं जिसे हम एज अ पॉइंटर यूज़ करें, तो जो भी अमाउंट ऑफ ट्विस्ट होगा वो ट्विस्ट हमें पॉइंटर के मूवमेंट में दिखेगा। राइट, अब ट्विस्ट की बात करते हैं तो हमें मालूम है, सिंस हम इस स्ट्रिप को अगर हम ट्विस्ट करके रखते हैं तो अगर उसके अंदर उसको अगर हम टेंशन क्रिएट करते हैं, मतलब कि हम दोनों तरफ से अगर थोड़ा बहुत खींचते हैं तो ये जो ट्विस्ट होगा उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट होगा वो टेंशन इस पॉइंटर को मूव करने की कोशिश करेगा और यही जोहानसन माइक्रोकेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। बात कर लेते हैं उसके कंस्ट्रक्शन की। तो जॉनसन माइक्रोकेटर में जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं कि जो एक कांटेक्ट पॉइंट है जो कि हमारा एक प्लंजर है ना। प्लंजर का एक पॉइंट होगा जो कांटेक्ट पॉइंट रहेगा, वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में आएगा। इस प्लंजर को हम विद द हेल्प ऑफ स्लिट वॉशर होल्ड करके रखेंगे और उसकी जो भी मूवमेंट होगी वो हम पास करेंगे एक बेल क्रैंक लीवर तक, है ना। आप देख सकते हैं कि ये एक बेल क्रैंक लीवर है जिसे इस पॉइंट पे पाइवोट करके रखा है। राइट, ये एक बेल क्रैंक लीवर है जिसे इस पॉइंट पे पाइवोट करके रखा है। अब प्लंजर की जो मूवमेंट होगी, प्लंजर की मूवमेंट या तो अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी। राइट, तो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लंजर जो होगा वो इस बेल क्रैंक लीवर को पाइवोट पॉइंट पे रोटेट करेगा। मतलब कि जब प्लंजर ऊपर मूव होगा तो जो बेल क्रैंक लीवर है वो इस पोजीशन में आएगा। जब प्लंजर ऊपर जाएगा तो बेल क्रैंक लीवर इस पोजीशन में आएगा और जो हमने कहा कि एक हम स्ट्रिप ले रहे हैं तो उस स्ट्रिप को हम ट्विस्ट करके एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हम उसे फिक्स कर दे रहे हैं और दोनों एंड्स पे हम उसे जोड़ दे रहे हैं, है ना। जो बेल क्रैंक लीवर है एक एंड हम यहाँ फिक्स कर दे रहे हैं और जो दूसरा एंड है उसे हम बेल क्रैंक लीवर पे जोड़ दे रहे हैं। द टू एंड्स ऑफ द strip are of the twisted strip are joined to the cantilever strip and the bell crank lever, right? और जो हमारा ट्विस्टेड मेटालिक स्ट्रिप है उसको हम जोड़ देंगे एक ग्लास पॉइंटर। मतलब कि जब ये जो स्ट्रिप है उसके अंदर अगर टेंशन क्रिएट होता है तो वो इस थिन पॉइंटर को मूव करेगा। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन कि जब भी प्लंजर की मूवमेंट होगी तो वो बेल क्रैंक लीवर को पाइवोट पॉइंट पे रोटेट करेगा, जिसकी वजह से आर्म जो है इस बेल क्रैंक लीवर का ये हॉरिजॉन्टल आर्म और ये वर्टिकल आर्म, ऑब्वियसली जब प्लंजर ऊपर जाएगा तो ये जो वर्टिकल आर्म है वो बाहर की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ जाने की वजह से जो मेटालिक स्ट्रिप है, मेटालिक स्ट्रिप के अंदर टेंशन क्रिएट होगा। दैट टेंशन विल लीड टू द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर और बेल क्रैंक लीवर का जो भी मूवमेंट होगा वो हम कैलिब्रेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। और ये जो पॉइंटर होगा वो हमें बताएगा कि कितना हम स्टैंडर्ड से डिफर हो रहे हैं। राइट, सो दैट इज हाउ द जॉनसन्स माइक्रोकेटर वर्क्स।
Now, let us talk about Johnson microcator in more technical terms. This comparator works on the when a tension is applied to the twisted strip. This causes the strip to untwist, resulting in rotation of the pointer, which is attached at the center of the twisted strip. जैसे कि हमने कहा कि ये जो ट्विस्टेड स्ट्रिप है, जब उसको हम टेंशन में क्रिएट करेंगे तो वो अनट्विस्ट होने की कोशिश करेगा, और ये जो अनट्विस्ट है वो इस पॉइंटर के मूवमेंट को मदद करेगा जो कि हम ट्विस्टेड स्ट्रिप में जोड़ के रख रहे हैं. द टू हाफ्स ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम द सेंटर आर ट्विस्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट एनी टेंशन और pull on the strip will cause the center to rotate. Now, one end of the strip is fixed to the adjustable cantilever and other end is attached to bell crank lever, which is pivoted at the frame of comparator, and their other end contacts with top of the plunger. जैसे कि हमने कहा बेल क्रैंक लीवर के एक एंड के ऊपर मेटालिक स्ट्रिप जोड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे वो पाइवोट होगा, और जो दूसरा एंड है वो हमारा जो प्लंजर है, प्लंजर के टॉप के ऊपर कांटेक्ट में रहेगा. नाउ द प्लंजर मूव्स अपवर्ड्स ड्यू टू कांटेक्ट विद द वर्कपीस. द बेल क्रैंक लीवर पुल्स द ट्विस्टेड स्ट्रिप. ये बेल क्रैंक लीवर इट पुल्स द ट्विस्टेड स्ट्रिप, and hence the pointer which is attached at the center of the twisted strip rotates. इसकी वजह से ये जो पॉइंटर है ये रोटेट होगा. The rotation of the pointer is proportional to the change in length of a strip and plunger movement. तो एक्चुअली जो पॉइंटर की मूवमेंट होगी वो हम इसके प्रोपोर्शन में कैलिब्रेट करके लेंगे, जितना कितने अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लंजर पॉइंटर को कितना मूव करेगा. मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं. द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेट चेंज ऑफ पॉइंटर रोटेशन डी थीटा तो द रेट चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिप डी एल. द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय d theta by dl is proportional to L upon W square n, where जहाँ जो थीटा है that is equal to twist of the spring at the center with respect to the ends. L is the length of the twisted strip measured along its neutral axis. W is width of the twisted strip, and n जो है that is equal to number of turns. From the above equation, following points are noted. If the length of the strip increases, the magnification of the instrument is increased. The length of the strip can be increased by adjusting cantilever length. If width of a strip decreases, the magnification is increased. And the magnification can be increased by increasing number of turns of strip. Okay, so that was all regarding Johnson's microcator. बात करते हैं one another type of mechanical comparator, that is a reed type of mechanical comparator. जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, दिस इज अ रीड टाइप ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर. इसके अंदर एक फिक्स्ड ब्लॉक होता है. हम पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर लें. एक फिक्स्ड ब्लॉक होता है, जैसे कि ये एंड आप देख रहे हैं, दिस इज फिक्स्ड ब्लॉक, दैट इज ब्लॉक ए. और एक मूवेबल ब्लॉक होता है, दैट इज फ्लोटिंग ब्लॉक, जैसे कि यहाँ दिख रहा है राइट साइड में ये पार्ट, ये फ्लोटिंग पार्ट है, दैट इज फ्लोटिंग ब्लॉक बी. राइट. अब फिक्स्ड ब्लॉक ए और फ्लोटिंग ब्लॉक बी जो है, ये दोनों भी रीड्स की मदद पे, यहाँ हम दो रीड्स यूज़ करते हैं. दोनों रीड्स की मदद से दोनों भी फिक्स्ड ब्लॉक ए और फ्लोटिंग ब्लॉक बी, दे आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ टू रीड्स, दैट इज नेम्ड एज रीड सी. और
अगेन फिक्स्ड ब्लॉक और जो फ्लोटिंग ब्लॉक है दैट इज ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, इनके ऊपर दो वर्टिकल रीड्स दैट इज रीड डी भी माउंट होते हैं, लेकिन जो ये दोनों भी वर्टिकल रीड्स हैं ये दोनों रीड्स कॉमनली एक पॉइंटर को जुड़े होते हैं, राइट। अच्छा भाई, अब ध्यान दो, जो हमारा फ्लोटिंग ब्लॉक है वो फ्लोटिंग ब्लॉक बी प्लंजर को कनेक्टेड होता है। मतलब कि सिंस हमारा ब्लॉक ए तो फिक्स है, हमारा ब्लॉक बी जो है वो मूवेबल है और वो कनेक्टेड है प्लंजर को। अगर प्लंजर मूव होता है तो हमारा फ्लोटिंग ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव होगा। फ्लोटिंग ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव होगा तो हमें मालूम है कि ब्लॉक ए जो है वो फिक्स है और रीड की वजह से मूवमेंट सिर्फ ब्लॉक बी में होगी। और सिंस जो वर्टिकल रीड है दैट इज रीड डी वो पॉइंटर को कनेक्टेड है, तो फ्लोटिंग ब्लॉक का जो भी मूवमेंट होगा दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड टू द पॉइंटर। जैसे कि यहाँ आप फिगर में देख रहे हो, तो एक भी रीड अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो पॉइंटर जो है वो मूव होगा, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ मैकेनिकल कंपैरेटर दैट इज अ रीड टाइप ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर वर्क्स। अच्छा भाई, ए फिक्स्ड ब्लॉक, बात कर लेते हैं मैकेनिकल कंपैरेटर रीड टाइप ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर की। ए फिक्स्ड ब्लॉक इज रिजिडली फास्टनड टू द गेज हेड केस एंड फ्लोटिंग ब्लॉक बी which carries measuring spindle end connected horizontally to block A by reeds C. Vertical reeds D, ये वाली रीड, vertical reeds D attached to each block with upper ends joined together. Beyond this joint exceeds a pointer, है ना। इस एंड के आगे एक स्क्वायर ब्लॉक होता है और उसके आगे पॉइंटर ही होता है। अच्छा भाई, लीनियर मोशन ऑफ द स्पिंडल मूव्स द फ्री ब्लॉक बी। लीनियर मोशन, प्लंजर का जो भी मोशन होगा वो ब्लॉक बी को मूव करेगा। सो लीनियर मोशन ऑफ द स्पिंडल मूव्स द फ्री ब्लॉक बी वर्टिकली, causing the vertical reeds on the floating block to slide past the vertical reed on the fixed block, है ना। ये जो फ्लोटिंग ब्लॉक है इसकी मूवमेंट यहाँ इस ब्लॉक पे जाएगा, एंड सिंस वर्टिकल रीड्स आर जॉइंट एट देयर अपर एंड्स इंस्टेड ऑफ स्लिपिंग द मूवमेंट कॉजेस बोथ रीड्स स्विंग थ्रू एन आर्क। इसकी वजह से ये जो ब्लॉक है स्क्वायर ब्लॉक, इसमें एक इसको वो स्विंग करने की कोशिश करेगा, राइट। और उसकी जो मूवमेंट होगी सिंस उसे हम एक पॉइंटर से जोड़ के रखेंगे, सो द अमाउंट ऑफ रीड्स स्विंग और पॉइंटर रोटेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस द फ्लोटिंग ब्लॉक बी मूव्स विद द स्पिंडल। सो दैट इज हाउ अ रीड टाइप ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर वर्क्स। अब बात करते हैं सिग्मा कंपैरेटर की। अगेन सिग्मा कंपैरेटर की कंस्ट्रक्शन से चालू करेंगे। A sigma comparator works on the leverage principle in which high magnification is obtained entirely by mechanical means। सब जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर सभी का सभी मैकेनिकल मीन्स होगा और उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन अचीव करेंगे। अच्छा भाई, हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। अगेन एक प्लंजर होगा जो कि एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को रीड करेगा, मतलब कि पॉइंटर जो वर्कपीस के कांटेक्ट में आएगा, राइट। अब ये जो पॉइंटर है उसे हम विद द हेल्प ऑफ ए स्लिट डायफ्राम होल्ड करके रखेंगे। इस प्लंजर के कांटेक्ट में आएगा एक नाइफ एज, जैसे कि ये एक नाइफ एज देख रहे हो ना, ये नाइफ एज कांटेक्ट में आएगा एंड प्लंजर की जो भी मूवमेंट होगी वो इस नाइफ एज को ट्रांसमिट की जाएगी। अब ये नाइफ एज का जो भी मूवमेंट होगा वो यहाँ ये जो मूविंग मेंबर और फिक्स मेंबर है ये उसका हमने अलग से डायग्राम ड्रॉ किया है। कुछ टी टाइप ऑफ स्लिट होता है, तो जो भी ये नाइफ एज की मूवमेंट होगी दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू दिस स्लिट, और इस स्लिट की मदद से हमने एक वाई टाइप ऑफ आर्म लगा के रखा है जो यहाँ नाइफ एज की मूवमेंट को ट्रांसमिट करेगा इस पॉइंटर के ऊपर थ्रू द वाई आर्म, वेयर द एंड्स ऑफ द वाई आर्म आर जॉइंड टू अ रिबन which is driving the drum of the
पॉइंटर, पॉइंटर के ऊपर जो ड्रम है उस ड्रम को ड्राइव कर रहा है एक रिबन, और ये जो रिबन है वो जॉइंट है वाई आर्म को। वाई आर्म जो है वो एक स्लिट को जॉइंट है, और स्लिट की जो मोशन होगी वो कंट्रोल होगी विद द हेल्प ऑफ नाइफ एज, और इस नाइफ एज में मोशन कहाँ से आएगी? प्लंजर की वजह से। प्लंजर मूव होगा तो नाइफ एज मूव होगा, नाइफ एज की मूवमेंट स्लिट को मूव करेगा, स्लिट की मूवमेंट वाई आर्म को मूव करेगी, और वाई आर्म की वजह से ये जो ड्रम है वो रोटेट होगा, तो ऑब्वियसली प्लंजर जो है वो इस स्केल के ऊपर रीडिंग देगा। सो दैट इज हाउ अ सिग्मा कंपैरेटर वर्क्स ना। हमने इस डायग्राम को अच्छे से देखा है ना, जैसे कि इस डायग्राम को हमने देखा कि जो प्लंजर की मूवमेंट है, प्लंजर अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो ये जो हमारा नाइफ एज है, ये सिंस नाइफ एज यहाँ पॉइंट कांटेक्ट में है और वो वहाँ हमने एक स्लिट ऐसा दिया है कि उसकी मूवमेंट होनी ही होनी है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो होगी वो भी यहाँ जो हमारे फिक्स्ड मेंबर और मूविंग मेंबर है इन्हें मूव करेगी। इस मूवमेंट को आर्म की हेल्प से हम रोटेट करेंगे। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, जैसे ही प्लंजर ऊपर गया तो नाइफ एज ऊपर की तरफ मूव हुआ, नाइफ एज की ऊपर की मूवमेंट जो होगी वो यहाँ मूविंग मेंबर की तरफ गई। मूविंग मेंबर ने हमारा जो वाई आर्म था उसका इस एंड को उसने ऊपर की तरफ लिया, दैट कॉज्ड द रिबन टू मूव डाउनवर्ड्स, जिसकी वजह से जो हमारा ड्रम है वो रोटेट हुआ, और उस रोटेशन को हमने इस पॉइंटर के ऊपर देखा। अच्छा भाई, अब बात करते हैं मैकेनिकल कंपैरेटर के एडवांटेजेस की। सो द एडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर्स आर दे आर चीपर कंपेयर्ड टू अदर टाइप्स ऑफ कंपैरेटर्स। बाकी के कंपैरेटर से अगर हम कंपेयर करें तो इनकी कीमत कम होती है, दैट इज दे आर चीपर कंपेयर टू other comparators. They do not require any external electrical energy. They are normally robust, compact and easy to handle. Normally they have a linear scale. Mechanical comparators are suitable for ordinary workshop conditions and being portable can be issued from a store. मैकेनिकल कंपैरेटर्स का ये खासियत है कि वो जो हमारे ऑर्डिनरी वर्कशॉप्स होंगे वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, और सिंस ये पोर्टेबल हैं तो उन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक समथिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस। ड्यू टू मोर मूविंग पार्ट्स द फ्रिक्शन इज मोर एंड सब्सिक्वेंटली लेस एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड। द एक्यूरेसी ऑफ दिस कंपैरेटर इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड due to backlash, less sensitive due to inertia of moving parts. Errors due to parallax is possible as moving pointer moves over a fixed scale. The range of instrument is limited as pointer moves over a fixed scale. They have less magnification compared to ऑप्टिकल कंपैरेटर्स। सो ये एक डिसएडवांटेज है ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर कि उनका मैग्नीफिकेशन जो होता है वो ऑप्टिकल कंपैरेटर से कंपैरेटिवली कम होता है, और जो उनका रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो जो रेंज है वो एक फिक्स्ड स्केल तक ही है, मतलब कि जितना हम हमारे स्केल के ऊपर ग्रेजुएट करेंगे उससे ज़्यादा वो हमें रीडिंग्स नहीं देगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है प्लंजर की तो हमें रीडिंग नहीं निकाल पाएंगे। देन पैरेलक्स की वजह से सिंस हमें जो ग्रेजुएशन से उसके ऊपर एरर्स को रीड ही करना है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पैरेलक्स एरर्स वहाँ क्रिएट हों, राइट। और सिंस सभी पार्ट्स ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे को जॉइंट है तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, एंड अगेन फ्रिक्शन अगर क्रिएट होता है तो हमें एरर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे जो हमारी एक्यूरेसी को रिड्यूस करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, in today's lecture we have covered almost all the types of
mechanical comparators, and we will continue with our discussion on comparators of optical type of comparators in the coming lectures. So thank you and have a good day.